फ्रांसीसी क्रांति, जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं तो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का ही ख्याल आता है। बिल्कुल। लेकिन आज के इस गहन अध्ययन में हम कुछ ऐसा खंगालने वाले हैं जो अक्सर भुला दिया जाता है। बिल्कुल, मेरा मतलब है कि अगर हम उस दौर के ऐतिहासिक दस्तावेजों या फिर 5 अक्टूबर 1789 के वो जो महिलाओं के मार्च वाले चित्र हैं या बेकरी की लंबी कतारों के दृश्य देखें तो कहानी कुछ और ही लगती है। हाँ, और हमारे पास ओलंप दी गूंज और जैकोबिन नेता शोमेट के वो तीखे घोषणा पत्र और भाषण भी तो हैं। तो आज हमारा मकसद ये जांचना है कि जिस क्रांति ने पूरी दुनिया को आजादी का पाठ पढ़ाया, क्या वो सच में मतलब महिलाओं के लिए भी कोई क्रांति थी या सिर्फ आधी आबादी का एक भ्रम था। मैं ये सोच रही थी कि कैसे इतने बड़े ऐतिहासिक बदलावों में जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं को अक्सर एकदम हाशिए पर रख दिया जाता है। सही कहा आपने। देखिए, अगर हम उस वक्त की जमीनी हकीकत की बात करें तो तीसरे एस्टेट की जो अधिकांश महिलाएं थी वो कोई बस घर पे नहीं बैठी थी। जाहिर है, आजीविका चलाने के लिए वो सिलाई बुनाई कर रही थी, कपड़े धो रही थीं और बाजारों में सब्जियां तक बेच रही थीं। यहाँ तक कि संपन्न घरों में काम भी करती थीं। और सबसे बड़ी बात जो इन दस्तावेजों से निकल कर आती है वो है उनका दोहरा बोझ। बाहर मजदूरी करने के बावजूद परिवार पालना, पानी लाना या वो पारोटी के लिए, ब्रेड के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना, वो सब उन्हीं के जिम्मे था। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि इतना काम करने के बाद भी उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में काफी कम थी। बिल्कुल। लेकिन ये जो सारा आर्थिक और सामाजिक दबाव था ना, ये धीरे धीरे एक राजनीतिक जागृति में बदल रहा था। महिलाएं सिर्फ मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकती थीं। और इसका सबसे शक्तिशाली प्रमाण हमें वही 5 अक्टूबर 1789 को मिलता है, जब महिलाओं की एक विशाल भीड़ ने सीधे वर्साई की तरफ मार्च कर दिया। हाँ, और राजा को पेरिस वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और ये राजनीतिक जागृति सिर्फ एक मार्च तक सीमित नहीं रही। बिल्कुल नहीं। अपने हितों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने खुद के अखबार निकालने शुरू कर दिए। मुझे तो ये पढ़कर हैरानी हुई कि फ्रांस के अलग अलग शहरों में करीब 60 राजनीतिक क्लब स्थापित किए गए। ये उनके राजनीतिक अस्तित्व की एक बहुत ही स्पष्ट घोषणा थी। पर जाहिर है, जब कोई भी वर्ग अपने अधिकारों की इतनी मजबूती से मांग करता है तो विचारधाराओं का टकराव तो होना ही है। यहीं पर वो दो बिल्कुल अलग दस्तावेज हमारे सामने आते हैं। एक तरफ ओलंप दी गूंज का वो क्रांतिकारी घोषणा पत्र है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि औरत जन्मना स्वतंत्र है और अधिकारों में पुरुष के समान है। और उनकी सीधी मांग थी कि कानून बनाने में महिलाओं की समान भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन इसके ठीक विपरीत अगर हम 1793 के दस्तावेजों को देखें तो जैकोबिन नेता शोमित के भाषण मिलते हैं। शोमित ने तो महिला क्लबों को बंद करने का बचाव किया, और वो भी प्रकृति का हवाला देकर। उसने ये तर्क दिया कि प्रकृति ने पुरुषों को राजनीति और शिकार के लिए बनाया है और महिलाओं को मातृत्व और गृहस्थी के लिए। यहाँ तक कि उसने राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं को निर्लज तक कह डाला। मतलब इन स्रोतों से ये साफ होता है कि समानता की बात करने वाले कई क्रांतिकारी नेता भी पितृसत्तात्मक सोच से बंधे थे। और इतिहास में हथकंडा कितनी बार इस्तेमाल हुआ है। प्रकृति और जैविक कर्तव्यों का हवाला देकर महिलाओं को सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन से बाहर रखने की कोशिश की गई। हाँ, हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन मूल स्रोतों में जो विचार दर्ज हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। बिल्कुल, हमें बस उन विचारों को समझना है। तो इन सारे दस्तावेजों और तर्कों पर चर्चा करने के बाद ओलंप दी गूंज के घोषणा पत्र का एक हिस्सा है बिंदु 5, जो हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। वो बिंदु जिसमें लिखा है कि कोई भी महिला अपवाद नहीं है, कानून के तहत उसे भी पुरुषों की तरह गिरफ्तार और सजा दी जा सकती है। सही कहा। यह एक बहुत ही तीखा सवाल खड़ा करता है जिस पर बाद में भी विचार किया जाना चाहिए कि जब कोई राज्य अपराध और सजा के मामले में महिलाओं को पुरुषों के बिल्कुल बराबर मानता है, कोई रियायत नहीं देता, तो फिर कानून बनाने और अधिकार देने के समय वो समानता अचानक कहाँ गायब हो जाती है? ये सोचने वाली बात है।